की एक ऐसी कंट्री जहाँ से हमको साल भर केवल बॉम्ब ब्लास्ट, वॉर और लड़ाइयाँ यही सब कुछ खबरें आते रहती है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि यूरोप में होने के बाद भी यहाँ का फुटबॉल सरवाइव कैसे कर रहा है। तो मैं बात करने वाला हूँ आज इसराइल की, क्योंकि फुटबॉल से रिलेटेड न्यूज और इसराइल से हमने कभी सुनी ही नहीं। तो इतनी सारी दिक्कतों के बीच इसराइल की फुटबॉल कैसे यूरोप जैसे इतने कॉम्पिटिटिव रीजन में, इतने कॉम्पिटिटिव कॉन्फेडरेशन में सरवाइव कर रहा है। तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा ताकि आपको ये पता चले कि इसराइल में फुटबॉल है और कितनी अच्छी है, और एक इकोसिस्टम किसी कंट्री की फुटबॉल को कितना स्ट्रांग बना के रखता है एक लॉन्ग टर्म में, ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसराइल की फुटबॉल टीम एक ऐसी टीम है जो कि 3 अलग अलग कॉन्फेडरेशन में खेल चुकी है। सबसे पहले वो एएफसी का पार्ट थे, देन वो ओएफसी का पार्ट बने, और उसके बाद अभी वो यूएफए का पार्ट है। तो ये सब कुछ कैसे हुआ, सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा। तो जब इसराइल एएफसी यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का पार्ट था, तब वो एशिया के वन ऑफ द जाइंट कंट्री में से एक था फुटबॉल में, क्योंकि उन्होंने 1964 का एशियन कप जीता था, 2 बार वो एशियन कप में रनर अप रह चुके थे और 1 बार 3rd प्लेस पे आ चुके थे। और इसके अलावा 1970 फीफा वर्ल्ड कप में उन्होंने क्वालिफाई किया था। लेकिन 1974 में जो अरब कंट्रीज थी और मुस्लिम कंट्रीज थी, इन सभी कंट्रीज ने इसराइल के अगेंस्ट खेलने से मना कर दिया। तो एक पॉलिटिकल प्रेशर बना एएफसी के ऊपर भी और इसराइल के ऊपर भी, जिसकी वजह से उनको एएफसी रीजन छोड़ना पड़ा। उसके बाद 1980 में उन्होंने 1 साल के लिए यूएफए को ज्वाइन किया, क्योंकि वो फीफा वर्ल्ड कप का क्वालिफिकेशन खेलना चाहते थे, और 1981 में उन्होंने यूएफए को वापस छोड़ दिया। उसके बाद 1985 में उन्होंने ओएफसी को ज्वाइन किया और वहां पर 2 बार फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन खेला, लेकिन वहां से भी क्वालिफाई नहीं हो पाए, और 1989 में उन्होंने ओएफसी को भी छोड़ दिया। उसके बाद फाइनली 1991 में उन्होंने यूएफए की फुल मेंबरशिप ले ली, और उसके बाद से ना तो वो कभी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई हो पाए और ना कभी यूरो कप में क्वालिफाई हो पाए। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि इसराइल की फुटबॉल पूरे यूरोप में सबसे बेकार फुटबॉल नहीं है। रिसेंट में जो नेशंस लीग हुई जिसमें पोर्तुगल विनर बना, उसमें वो भी ग्रुप ए में ही खेल रहे थे, जो कि वो बैक टू बैक प्रमोशन लेकर आए थे। देन इसराइल की फुटबॉल लीग यूरोप में 18वें नंबर पे आती है, जो कि स्वीडन, सर्बिया और क्रोएशिया से भी बेहतर है। इसराइल के क्लब्स 6 बार चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज राउंड में खेल चुके हैं, और सबसे रिसेंट इसराइल के फुटबॉल क्लब मकाबी हाइफा ने 2022 यूएफए चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेज में खेला था, जिसमें वो पीएसजी, बेनफिका और यूवेंटस के साथ ग्रुप में थे। और इन टीम परफॉर्मेंसेस के अलावा कुछ नोटेबल प्लेयर्स भी इसराइल से निकले हैं, जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पर अच्छा खासा नाम कमाया, जिनमें एली ओहाना, योस्सी बेनायॉन और ताल बेनहेम जैसे बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर्स रह चुके हैं। तो क्यों इसराइल की फुटबॉल डाउनफॉल की तरफ नहीं गई, लेकिन अभी राइज की तरफ जा रही है? तो उसके पीछे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बोलना चाहूंगा, जो है फुटबॉल इकोसिस्टम। तो अगर इसराइल के फुटबॉल इकोसिस्टम की बात करें तो इसके 2 डिफरेंट एरा में कह सकता हूं। एक था 2018 के पहले का और एक है 2018 के बाद का। तो अगर मैं आपको पहले 2018 के पहले के फुटबॉल एरा के बारे में थोड़ा सा बता दूं, तो इसराइल में मेंस फुटबॉल लीग 1931 में ही आ चुकी थी, और 1999 में उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया था, जब वहां पर इसराइल प्रीमियर लीग भी आ गई। और आज की डेट में इसराइल में सीनियर क्लब लेवल पे 5 फुटबॉल डिवीजन है। तो इससे ही समझ में आ जाता है कि इसराइल में फुटबॉल कितना बड़ा गेम है। देन अगर हम यूथ फुटबॉल की बात करें तो 1941 में ही उनके वहां पर यूथ फुटबॉल लीग भी आ गई थी, जो कि अंडर 20 के प्लेयर्स के लिए बनाई गई थी। और आज की डेट में इसराइल के पास यूथ लीग में 4 डिविजन है। और वुमेन्स फुटबॉल की बात करें तो इसराइल में वुमेन्स फुटबॉल उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन उनके लिए भी उन्होंने 1998 में लीग लेकर आ गए थे, और आज की डेट में वुमेन्स फुटबॉल के भी उनके पास 3 डिविजन्स हैं। तो ये था वो स्ट्रॉन्ग फुटबॉल इकोसिस्टम, जिसकी वजह से इसराइल की फुटबॉल का डाउनफॉल तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने कुछ भी मेजर अचीव भी नहीं किया। तो उनके उस इकोसिस्टम में या सिस्टम में एक रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत थी, जो कि 2018 में आई, जब उन्होंने ऑस्ट्रियन फुटबॉल मैनेजर विली रटनस्टीनर को अपना टेक्निकल डायरेक्टर बनाया। तो जैसे ही रटनस्टीनर इसराइल के टेक्निकल डायरेक्टर बनते हैं, वो इसराइल की एक नेशनल फुटबॉल फिलोसॉफी क्रिएट करते हैं, जिसका नाम होता है द इजरायली वे। तो अगर आप भी इसराइल की नेशनल फुटबॉल फिलोसॉफी को करीब से पढ़ना चाहते हैं, तो उसकी पीडीएफ की लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं, तो आपको और भी ज्यादा डिटेल में पता चल पाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट होता है द इजरायली वे, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्वालिटी एजुकेशन देना प्लेयर्स को, कोचेस को और रेफरीज को। और यहाँ से इसराइल की फुटबॉल में एक डिफरेंट चेंज आता है, जो कि उनको बहुत ज्यादा जरूरत भी थी। तो अपने नेशनल फुटबॉल फिलोसॉफी के अंडर वो 6 मेन पिलर के ऊपर काम करते हैं,
जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। पहला होता है हाई क्वालिटी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन फॉर कोचेस। दूसरा पिलर होता है इंक्रीज ग्रास रूट फुटबॉल। तीसरा होता है डेवलपमेंट ऑफ गर्ल्स फुटबॉल। चौथा होता है सिस्टमैटिक टैलेंट डेवलपमेंट ऑफ यूथ। पांचवा होता है हाई लेवल सपोर्ट एंड साइंटिफिक मॉनिटरिंग ऑफ नेशनल फुटबॉलर्स। और छठवा होता है सपोर्ट टू ऑल इजरायली टीम्स, चाहे वो यूथ लेवल पे हो या सीनियर लेवल पे, और चाहे वो मेंस की हो या वुमेन्स की। देन रटन स्टीनर ने अपनी फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग प्लेयर्स को डेवलप करने के लिए एक नेशनल फुटबॉल एकेडमी बनाई, और नेशनल फुटबॉल एकेडमी को सपोर्ट मिले उसके लिए 4 सपोर्टिंग डेवलपमेंट सेंटर बनाए पूरे इजराइल के अलग अलग जगहों पे, और ये बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए थे, जिसमें हर डेवलपमेंट सेंटर पे 50 प्लेयर्स को ट्रेन किया जाता है। और इसके अलावा उन्होंने फुटबॉल कोचेस की जो ट्रेनिंग होती है उसको भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो आज की डेट में अगर आप इजराइल फुटबॉल पे नजर डालेंगे तो आपको मेंस कहें या वुमेन्स कहें, दोनों के लिए प्रॉपर पाथवे दिखाई देंगे। 6 से 11 साल तक के प्लेयर्स ग्रास रूट लेवल पे डेवलप होते हैं। देन 11 से 15 साल तक के प्लेयर्स इजराइल की नेशनल एकेडमी में या फिर उनके डेवलपमेंट सेंटर्स में खेलते हैं। देन 15 से 19 साल तक के प्लेयर्स क्लब फुटबॉल में एंटर हो जाते हैं, जहां पर उनका प्रॉपर टैलेंट डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, और वहां से प्लेयर्स का नेशनल टीम में सिलेक्शंस होता है और अपनी प्रोफेशनल फुटबॉल जर्नी भी वो वहीं से शुरू करते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि उन्होंने अगर इतना काम किया है तो हमको इजराइल की फुटबॉल के बारे में ज़्यादा सुनने को नहीं मिल रहा है या वहाँ से बड़े प्लेयर्स नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि उनका ये प्रोजेक्ट 2018 से स्टार्ट हुआ है, तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन उनको छोटे छोटे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि अंडर 17 लेवल पर बात करें तो 2018 और 2022 में उन्होंने अंडर 17 यूरोपियन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया, जो कि पहले वो नहीं कर पा रहे थे। देन एक बहुत ही बड़ी बात यह हुई कि ओरियन गोरेन नाम के एक प्लेयर है जो कि बार्सिलोना में ला मासिया के लिए सिलेक्ट हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर में एक आइकॉनिक प्लेयर बन सकते हैं इजराइल के लिए। देन अंडर 19 लेवल की बात करें तो 2022 का जो अंडर 19 यूरोपियन चैंपियनशिप होता है उसमें वो रनर अप बने हैं। अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, और 2023 का जो अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप हुआ उसमें उन्होंने 3rd प्लेस लगाई, जो कि एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट कह सकते हैं। और अगर अंडर 23 लेवल की भी बात करें तो 2024 के ओलंपिक्स के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया था, जो कि उनके अंडर 23 टीम के लिए पहली बार था। और सीनियर टीम में भी हमको कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला, जैसे कि नेशंस लीग में वो ग्रुप सी में हुआ करते थे, लेकिन बैक टू बैक प्रमोशन के बाद वो ग्रुप ए में आए। हालांकि इस साल वो फिर से रेलीगेट होकर ग्रुप बी में जा चुके हैं, लेकिन एक इंप्रूवमेंट तो जरूर दिखाई है उन्होंने। और इजराइल के फुटबॉलर्स की बात करें तो वो काफी अच्छे लीग्स में खेल रहे हैं। उनके गोलकीपर बायर्न म्यूनिख में भी खेलते हैं, और इसके अलावा काफी यूरोप के अदर कंट्रीज की जो टॉप डिवीजन फुटबॉल लीग्स है उसमें इजराइल के प्लेयर्स खेलते हुए देखे जा सकते हैं। तो 2018 में जो उनका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ उसका इम्पैक्ट या रिजल्ट जरूर इजराइल की फुटबॉल में देखा जा सकता है। और अगर हम द इजरायली वे प्रोजेक्ट का एक ऑब्जेक्टिव जाने की क्या ऑब्जेक्टिव है इजराइल फुटबॉल के लिए, तो सबसे पहले तो वो फीफा रैंकिंग में टॉप 30 में आना चाहते हैं। देन उनके जो अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्वालिफिकेशन को लेकर है, जैसे कि अंडर 17, 19 और अंडर 21 तीनों फॉर्मेट में यूरोपियन चैंपियनशिप में खेलना चाहते हैं। देन वो अंडर 17 और अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई करना चाहते हैं। और लास्ट में उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव या अल्टीमेट गोल यही है कि वो अपनी टीम को फीफा वर्ल्ड कप में और यूरो कप के लिए क्वालिफाई करवाना चाहते हैं, और ये उनका मेंस और वुमेन्स दोनों के लिए ऑब्जेक्टिव है। तो इस तरह से इतनी दिक्कतों के बावजूद भी इजराइल का फुटबॉल एसोसिएशन उनकी फुटबॉल को आगे बढ़ाने के लिए पूरा काम कर रहा है। तो आई होप कि आपको इजराइल फुटबॉल के बारे में जो चीज़ें नहीं पता होगी वो इस वीडियो के माध्यम से पता चल पाई होगी। तो आगे और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय।